अप्रैल का आर्टिकल है, एडिटोरियल है जो छपा है, दैट इज़ रिटन बाय GER जो है 50% चाहता है हमारा, और हम लोग जो है अभी 29.5% में ही अटके हुए हैं। ये हमारा तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं, एंड दैट इज़ एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड योर एकेडमिक क्वालिटी है। NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फंक्शन, जो कि एक कॉमन विंडो है फॉर स्टेट स्कीम्स एंड इट होस्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस दैट कैन कम फ्रॉम the editorials or any other newspaper article that is important. So हमें ये सबसे पहली बात पता है कि यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नहीं पूछता है, यूपीएससी न्यूज़ में से क्वेश्चंस पूछता है। तो ये जानना और ये पैटर्न देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या सवाल आ सकते हैं। अब ज़्यादातर जब भी हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं या जब भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है, हमें लगता है मे बी शायद सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत कम चीज़ें जो है वो न्यूज़पेपर में इतनी रेलेवेंट होती हैं कि यूपीएससी उससे क्वेश्चंस पूछ सके। फॉर एग्जांपल दिस आर्टिकल अगर मैं बात करूं तो ये 10th of April का आर्टिकल है, एडिटोरियल है जो छपा है, दैट इज रिटन बाय प्रमथ राज। ही इज द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी एंड ही लिव्स इन दिल्ली। ओके नाउ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इज कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि सरकार GER जो है 50% चाहता है हमारा, और हम लोग जो है अभी 29.5% में ही अटके हुए हैं। ये हमारा करंट GDPR है, GER है सॉरी, जो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में हम लोगों के पास ये डेटा आया था फॉर 2022 to 23। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। अब सच लिमिटेड पार्टिसिपेशन अलोन जो है वो डू नॉट एक्सेस अफोर्डेबिलिटी और दे डू नॉट क्रिएट समवेयर स्टूडेंट्स। सो एजुकेशन का एक्चुअल काम क्या है? एजुकेशन का एक्चुअल काम है कि आपको एक्सेस मिले, आपको अफोर्डेबल एजुकेशन मिले और आपकी एकेडमिक क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी हो। तो तीन इंपॉर्टेंट हो रही है, दैट इज एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी एंड योर एकेडमिक क्वालिटी। ठीक है, अब प्रेसिंग नीड जो है जो हमारे इंडिया में इस समय चल रही है वो ये है कि कंट्री जो है वो तीन एस्पेक्ट से अभी बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, या 3 इंटरसेक्टिंग चैलेंजेस जो मैं कह सकती हूँ उससे बहुत ज़्यादा जूझ रहा है। सबसे पहले देयर इज एन एक्सेस चैलेंज अक्रॉस रीजन्स, सोशल ग्रुप्स। ठीक है, पहला है फर्स्ट एक्सेस की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैं आज भी जानती हूँ, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ या झारखंड में, जहां पर बच्चों के पास मे बी लेट्स से मोबाइल फोन्स नहीं है, जो बहुत ही अर्बन नहीं बट बहुत ही सेमी रूरल या और रूरल एरिया में आते हैं। दे डोंट हैव मोबाइल फोन्स एंड इवन इफ दे हैव मोबाइल फोन्स they do not have connectivity, so this becomes a really big problem for them, क्योंकि फिर वो क्लासेस जो है, मान लो अगर आप ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हो तो आप कंटिन्यूसली नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो एक तो एक्सेस बहुत बड़ा एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है अफोर्डेबिलिटी। अब जरूरी नहीं है कि आप जो है टैलेंटेड हैं लेकिन आप उस एजुकेशन को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, और दैट टर्न्स हायर एजुकेशन इनटू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर फैमिलीज। यानी कि फैमिलीज जो क्या है वो बैंक से लोन लेती हैं, फिर उसके बाद जिंदगी भर वो बैंक को लोन ही देती रहती हैं, कहीं ना कहीं ये सोच के कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, अच्छी नौकरी करे, हर चीज़ करे और बेटर परफॉर्म करे। और तीसरी जो चीज़ है वो है क्वालिटी की बात अगर मैं करूँ तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर जगह नहीं मिल रही है। मान लो जो बच्चा नक्सलाइट एरिया में कहीं पे बैठा हुआ है उसको वो एजुकेशन नहीं अफोर्ड हो रही है या मिल रही है, या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी शायद एक अर्बन सिटी में कोई बैठा हो या मेट्रोपॉलिटन सिटी में कोई बैठा हो वो उस बच्चे को मिल रही हो। ठीक है, अब एनरोलमेंट जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन ना केवल ग्रो करता है बट बच्चे का कॉन्फिडेंस ग्रो कर रहा है। हमें ये पता है, इंडिया ने ये बात एक्नॉलेज कर ली है कि हमारे पास टैलेंट भर भर के है, नासा से लेके हर जगह हम कहीं पर भी चले जाएं, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है इंडिया में। लेकिन कमी सिर्फ कहाँ आती है? फाइनेंशियल रिस्क पे या फाइनेंशियल स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स थ्रू स्कॉलरशिप
ठीक है, सब्सिडीज देता है अगर आपने कोई एजुकेशनल लोन ले रखा हो, और क्रेडिट गारंटीज देता है। फिर उसके बाद आता है NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फंक्शन, जो कि एक कॉमन विंडो है फॉर स्टेट स्कीम्स एंड इट होस्ट इंफॉर्मेशन ऑन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर 82,000 स्टूडेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है या सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम है, जहाँ पर अभी 82,000 स्टूडेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट दे रही है। ठीक है, नाउ इवन इफ इट इज़ मीनिंगफुल, लेकिन समवेयर और द अदर स्कॉलरशिप जो है हमारी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है नंबर में, और ये एक तरह से फाइनेंशियल प्लग इन मैं बोल सकती हूँ कि ये है। ठीक है, कुछ लेसन्स अच्छा हमें हिस्ट्री से सीखने चाहिए, और वो सबसे बड़ा लेसन है तक्षशिला इंस्टीट्यूट के साथ हमें सीखना चाहिए कि उन स्टूडेंट्स को 5 ऑप्शंस दिए जाते थे कि भाई पहला ऑप्शन है या तो पे अप फ्रंट, गो एंड यू पे। ठीक है, दूसरी बात है वर्क विद एंड लर्न फ्रॉम द टीचर्स, आप टीचर्स के साथ काम करिए, उनके साथ सीखिए और फिर अपनी सैलरी जो है वो दे दीजिए। थर्ड है डेफर एंड पे आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन कर लो, पढ़ाई लिखाई पूरी कर लो, इस लायक बन जाओगे तो आप धीरे धीरे पैसे अपने देते रहना। फिर चौथा है रिसीव स्कॉलरशिप्स फ्रॉम होम रीजन्स और रिलाई ऑन सपोर्ट फ्रॉम अ चैरिटेबल कम्युनिटी फॉर डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं जहाँ से आ रहे हैं उस एरिया से उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, उस रीजन से उन्हें स्कॉलरशिप मिल रही है। और दूसरी बात, जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, डिसएडवांटेज स्टूडेंट है, उनको भी एक तरह से चैरिटेबल फंडिंग जो है वो अपनी कम्युनिटी से मिल रही है। तो प्रिंसिपल जो है हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड था तक्षशिला इंस्टीट्यूट का कि बच्चे की एजुकेशन में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, बच्चे की एजुकेशन हैम्पर नहीं होनी चाहिए, उसका टैलेंट नहीं खत्म होना चाहिए, सिर्फ इस प्रोबेबिलिटी पे कि उसके पास शायद अफोर्ड करने के लिए उतनी फीस या पैसे नहीं है। ठीक है, नाउ ये सब इतना इंपॉर्टेंट डेटा रेलेवेंट नहीं है, जो चीज़ रेलेवेंट है मैं सिर्फ उतना ही बता रही हूँ। तो अबाउट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स, एक अशोका यूनिवर्सिटी है जहाँ जो इवैल्यूएट करता है फाइनेंशियल एड इंडिपेंडेंटली ऑफ एकेडमिक एडमिशन, which follows a very need sensitive process where a student's ability to pay is assessed separately from the admission decision। तो करीब 20% जो बच्चे हैं उनको 100% स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पे। ठीक है, नाउ ऑल्सो स्कॉलरशिप्स आर नॉट एन आफ्टर थॉट। आप बाद में नहीं सोच सकते कि यार मुझे उस बच्चे को स्कॉलरशिप देनी चाहिए थी या नहीं। इट इज समथिंग दैट यू शुड pick up right when the student is coming for the counseling, or when he or she is coming for let's say the admissions। ठीक है, so they are critical to the kind of the academic community। अब यहाँ पे क्या है, एक इंस्टीट्यूट तभी बिल्ड होगा, एक इंस्टीट्यूट तभी बिल्ड होगा जब बच्चों को आप हर एक मंच, एक प्लेटफॉर्म दोगे ऐसा कि सारे ही बच्चे वहाँ पर जो है वो काम कर सकते हैं, अच्छे से वो पढ़ सकते हैं, वो और एक सेम प्लेटफॉर्म जो है वो मिल रहा है बच्चों को एक तरीके से पढ़ाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि XYZ इज मोर प्रिविलेज्ड या उनको लग रहा है कि XYZ इज मोर प्रिविलेज्ड देन एनी अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। ऑल्सो इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस भी कहीं ना कहीं ये करते हैं, क्योंकि ये उनका एकेडमिक कल्चर है। उन्होंने अपने एकेडमिक कल्चर में स्कॉलरशिप को डाल ही रखा है। उन्होंने कहा है कि जो बच्चे भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप, हमारा एकेडमिक कल्चर ही ऐसा है कि आप आइए और हमसे स्कॉलरशिप लीजिए और पढ़ाई करिए। आपका मेन एम है पढ़ाई करना, वो आपका हैम्पर नहीं होना चाहिए। अब फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर की मैं बात करूं अगर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इंडिया स्टिल नीड्स टू एक्सपैंड एंड डाइवर्सिफाई इट्स हायर एजुकेशनल सिस्टम। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। हम लोग अभी अगर हम लोग 50% एनरोलमेंट रेशियो जो हम लोग मानते हैं, और हमारे पास हमने एम 50% का रखा है और हमारे पास 29.5% है अभी इस समय GER, तो ये बहुत ही ज़्यादा लो है। सॉरी। Also, meaningful absorption can happen only when capable students are supported and they are inspired in the right direction to look ahead, regardless of where they come from। आप कहाँ से आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस बात से। इंस्टीट्यूट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल को, कॉलेजेस को, किसी को भी, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट फ्रॉम वेयर यू कम फ्रॉम, आपके टैलेंट में, या आप अगर डाइवर्सिफाइड टैलेंट है आपके पास, या आप
को सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो वो इंस्टीट्यूट का काम है आपको देने का, ठीक है, नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। नाउ दिस इज नॉट अ नैरो फंडिंग कॉन्वर्सेशन। एक कॉन्वर्सेशन बहुत छोटी नहीं है कि खाली आप फंड कर दो हो गया, नहीं। इट इज अबाउट बिल्डिंग एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम आप कैसे बिल्ड करोगे? इकोसिस्टम आप तब बिल्ड करोगे जब हर जीव या हर प्राणी या हर चीज जिसके अंदर सांस है वो वहां पे अच्छे से थ्राइव कर सकता है, अच्छे से सर्वाइव नहीं कर रहा है, बस बहुत अच्छे से जी रहा है, ठीक है। तो एक इकोसिस्टम बनाना बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के लिए इस समय। स्कॉलरशिप सिट एट द इंटरसेक्शन ऑफ इक्विटी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रही हूं, इक्विटी, क्वालिटी एंड ग्रोथ, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दे इन्फ्लुएंस हाउ मेनी पीपल और हाउ मेनी स्टूडेंट्स में एंटर हायर एजुकेशन, बट इट इज ऑन द स्टूडेंट हु परसिस्ट्स, ओनली दैट कैन गो फर्दर। They shape the social and intellectual life of the campuses and the credibility of the institution. कैंपस की शेप कर रहे हो ना आप, जब सिर्फ कैंपस की लाइफ आप शेप कर रहे हो तो आप सिर्फ कैंपस की लाइफ शेप नहीं कर रहे हो, यू आर शेपिंग टन्स ऑफ लाइफ, like a lot of people who are engaged. They also are contributing towards the nation trajectory, throwing light on how talent is discovered, okay, or it is understood and it is developed. If the goal is not only more student but also more mobility and national capability, then scholarship deserves to move from margins to the center of our higher education strategy. ये बात बहुत important और बहुत अच्छी कही गई है कि हम लोग कहीं ना कहीं पेरिफेरल चीज़ें या पेरिफेरी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हम लोग पेरिफेरी से अब चीज़ों को अब सेंट्रलाइज्ड कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, यानी कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और साथ ही साथ और भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा और हम लोगों को ये सारी स्कीम सेंट्रलाइज्ड करनी पड़ेगी।